जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य का पार्ट 8 वीडियो हम लोगों ने पार्ट 7 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्ट 8 वीडियो में कुछ प्रश्न देखेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने, जो शुंग वंश का संस्थापक राजा था पुष्यमित्र शुंग, इसने अपनी सांस्कृतिक राजधानी विदिशा को बनाया था और पहली राजधानी पाटलिपुत्र को ही रखा था। परंतु यह मध्य प्रदेश का रहने वाला था, इसलिए यह विदिशा या मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान देता था, वहीं वो इसकी राजधानी रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप और भरूच अभिलेख की सजावट किसने करवाई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप और भरूच अभिलेख की सजावट करवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करता था और इसे इतिहास में बौद्ध विरोधी राजा घोषित किया गया है। यह बौद्ध विरोधी था। इसने बहुत सारे स्तूपों को तुड़वा दिया था अपने शासनकाल के दौरान में, और परंतु इसने सांची स्तूप और भरूच अभिलेख की सजावट भी कराई थी। इसका भी जिक्र इतिहास में मिलता है। और यह मध्य प्रदेश का रहने वाला था, मध्य प्रदेश क्षेत्र का रहने वाला था। इसलिए यहाँ क्वेश्चन और एक बनता है कि मगध साम्राज्य का गैर क्षेत्रीय राजा कौन था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि यह मगध साम्राज्य से, उस क्षेत्र से, पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र से नहीं रहता था, वहाँ से बिलोंग नहीं करता था। यह मध्य प्रदेश से बिलोंग करता था, इसलिए यह गैर क्षेत्रीय राजा के नाम से भी इतिहास में इसके नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी नागसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि ने ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अष्टाध्यायी की रचना ऑप्शन सी पाणिनि ने की थी और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। और ऑप्शन बी में आप लोग देख रहे हैं मनु, तो मनु ने मनु स्मृति की रचना की थी। यह तीन ही नाम बता रहा हूँ नागसेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में 4 प्रमुख रचनाएं हुई थी, जिनमें एक है अष्टाध्यायी, दूसरा है महाभाष्य जिसकी रचना पतंजलि ने की थी, और तीसरा है मनु स्मृति जिसकी रचना मनु ने की थी, और चौथा है बौद्ध ग्रंथ जातक। बौद्ध ग्रंथ है एक जिसका नाम है जातक, इसकी रचना भी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। इन चारों की रचना पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यवन शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी स्थूलभद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागसेन। यवन शासक मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा या शिक्षा नागसेन ने दी थी। यवन शासक मिनांडर एक यवन आक्रमणकारी था। पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 विदेशी आक्रमण हुए थे, जो कि दोनों ही यवन से हुए थे। यवन से यानी कि यूनान जहाँ से सिकंदर आया था उसी का एक क्षेत्र यवन, वहाँ से ये दोनों आक्रमणकारी आए थे। पहला था डिमिट्रियस और दूसरा था मिनांडर। इन दोनों ने ही आक्रमण किया था पुष्यमित्र शुंग के समय भारत पर, लेकिन पुष्यमित्र शुंग की सेना ने दोनों की सेनाओं को परास्त कर दिया, दोनों को हरा दिया था। और उसका नेतृत्व किया था, पुष्यमित्र शुंग की सेना का नेतृत्व किया था अग्निमित्र ने। और अग्निमित्र कौन था? आप लोगों के मन में आ रहा होगा सवाल, ये अग्निमित्र कौन सा आ गया, कहाँ से आ गया? तो यह अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र, और अग्निमित्र के नेतृत्व में ही पुष्यमित्र की सेना ने दोनों यवन आक्रमणकारियों को हरा दिया था। और इस प्रकार मिनांडर जब यहाँ जब आया था तो इसकी मुलाकात नागसेन से हुई थी। नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षुक था, इससे मुलाकात हुई थी और बौद्ध धर्म की दीक्षा इसने इससे ले ली थी। नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली थी। और नागसेन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मिलिंद
पन्हो पुस्तक नागसेन द्वारा लिखी गई है, इसमें मिनांडर और नागसेन की वार्तालाप का जिक्र है और इसमें इसका भी जिक्र है कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, यानी कि किसके नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे जो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में दौरान करवाए थे। तो पंडित कौन था, जो कि मेन पंडित जो था, महान पंडित, वो कौन था? तो ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है मनु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि। पतंजलि के नेतृत्व में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। ये तो हम लोगों ने देखा पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसी दौरान पुष्यमित्र शुंग ने जब खारवेल पर युद्ध, कलिंग के राजा खारवेल के साथ जब युद्ध किया था, तो खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को युद्ध में हरा दिया था और बृहद्रथ, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ, उस समय ही खारवेल मगध से अपने आप को अलग कर लिया था और इस बार पुष्यमित्र शुंग को भी युद्ध में हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी नागसेन। 2 बार नागसेन हो गया। ये डी नंबर में जो नागसेन है उसको हम लोग कट कर देते हैं, वहाँ पे पाणिनि हो जाएगा। ऑप्शन डी में है पाणिनि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। मालविका अग्निमित्र पुस्तक की रचना कालिदास ने की थी और इस पुस्तक में, मालविका अग्निमित्र पुस्तक में, कालिदास ने अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा की है। अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, उसकी और मालविका उसकी प्रेमिका, दोनों की प्रेम कहानी पर आधारित एक पुस्तक है। इसकी चर्चा इस पुस्तक में कालिदास ने की है। कालिदास पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के कवि नहीं है, ये गुप्त काल के कवि थे। गुप्त काल में जो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य भी कहा जाता था, इनके ही 9 रत्न जो कवि थे, उनके दरबार में जो 9 रत्न थे, उनमें से ही एक थे कालिदास। और कालिदास यानी कि कालिदास गुप्त काल के कवि थे। उस समय ही इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी, मालविका अग्निमित्र पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण किस यवन ने करवाया था? किस यवन के द्वारा गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करवाया गया था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन डी हेलियोडोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण मध्य प्रदेश के विदिशा में करवाया था। हेलियोडोरस यौवन का राजदूत था। यौवन का राजदूत हेलियोडोरस था, जिसने भारत आकर भारत में भागवत धर्म की शिक्षा ली थी। भागवत धर्म की शिक्षा ली थी। भागवत धर्म की शिक्षा स्वीकार करने के बाद इसने मध्य प्रदेश के विदिशा में गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाया था और इसी गरुड़ ध्वज के स्तंभ से भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ और एक क्वेश्चन बन सकता है कि यौवन राजदूत हेलियोडोरस, जिसने भागवत धर्म की शिक्षा स्वीकार की थी, तो यह किस शुंग वंश के शासक के समय आया था? तो यह आंसर हो जाएगा भागव्रत। शुंग वंश के शासक भागव्रत के शासनकाल में हेलियोडोरस, यौवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी देवभूति, ऑप्शन सी सुशर्मा, ऑप्शन डी सिमुक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। और ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं वासुदेव। तो इसके बाद जो मगध साम्राज्य का जो वंश आता है कन्नव वंश, तो उसका प्रथम राजा था वासुदेव। वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके, शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या करके कन्नव वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। वासुदेव कन्नव वंश का संस्थापक राजा था और कन्नव वंश का अंतिम शासक, कन्नव वंश ज़रा बड़ा वंश नहीं है, जिसमें भी ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हुआ है, इसलिए इतिहास में ज़्यादा जिक्र भी नहीं है इस वंश का। तो कन्नव वंश का प्रथम राजा वासुदेव था और कन्नव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा कन्नव वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुक किस वंश का राजा था या शासक था?
ऑप्शन है ऑप्शन ए शुंग वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी हर्यक वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सातवाहन वंश। सीमुख सातवाहन वंश का संस्थापक राजा था। सातवाहन वंश की स्थापना सीमुख ने ही की थी। सातवाहन वंश की राजधानी, सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। और सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन वंश का योग्य शासक कि यानी कि और या फिर बड़ा शासक भी कहते हैं इसे, जिसका नाम था हाल। हाल को बड़ा शासक कहते हैं। और सातवाहन वंश का प्रतापी शासक अगर क्वेश्चन में आता है कि सातवाहन वंश का प्रतापी शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का प्रतापी शासक। और बड़ा शासक या फिर योग्य शासक अगर क्वेश्चन में आता है कि योग्य शासक कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा हाल। हाल सातवाहन वंश का बड़ा शासक या फिर योग्य शासक था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी ने एक शक शासक को हराया था। शक आक्रमण जब भारत पर हुए थे इसके शासनकाल के दौरान, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। नहपान को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक शासक रुद्रदामन ने किस सातवाहन वंश के शासक को हराया था? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी यज्ञ श्री सातकर्णी, ऑप्शन सी वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी, ऑप्शन डी सिमुक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी को शक शासक रुद्रदामन ने हराया था। यह वही रुद्रदामन है, शक शासक है, जिसने गुजरात में जूनागढ़ में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। जो कि सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसका सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। और इसका पता जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञ श्री सातकर्णी था। यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। और इस प्रकार मगध साम्राज्य का अंत धीरे धीरे अंत हो जाता है और छोटे छोटे शासकों का, छोटे छोटे साम्राज्य का फिर उदय होना शुरू हो जाता है। विदेशी आक्रमण भी होते हैं। कुषाण वंश जिसमें कि प्रथम है, कुषाण वंश एक अच्छा साम्राज्य बनता है। उसके बाद गुप्त काल का उदय होता है। वीडियो और प्रश्न आप लोगों को पसंद आए हैं, आप लोग हेल्पफुल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।